अनिल जैन जी, शिव ठाकुर जी, इशादुल हक जी, प्रोफेसर मुकेश शर्मा जी, भागीरथ मांझी जी, राकेश रंजन जी, केपी सिंह जी, शशि भूषण पंडित जी, अंजू बौद्ध जी, राम प्यारे जी, गौतम प्रीतम जी, ब्रह्मदेव पटेल जी, भाई और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इसको हम सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन कह सकते हैं। बिहार को कह सकते हैं ना। और नया डेफिनेशन दिया है 21वीं सदी का। पुराना डेफिनेशन सत्य, न्याय और अहिंसा की जमीन, नया डेफिनेशन क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, बिहार। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए आप लोग। शुरुआत भैया, शुरुआत कहां हुई, आपकी सोच कहां कहां पहुंची। आजकल जापान की बात होती है, कोरिया की बात होती है, चाइना की बात होती है, वियतनाम की बात होती है, मगर उनका जो सोचने का आर्किटेक्चर है वो कहां से आया, वो आप लोगों ने दिया। यहां से, बिहार से सोच गई थी। तिब्बत, श्रीलंका, वियतनाम, कोरिया, जापान, चाइना। तो ये है बिहार का मतलब, ये है सत्य, न्याय और अहिंसा का मतलब, का इफेक्ट। और आज ये सब भूल गए आपकी सरकार, आप लोग नहीं, आपकी सरकार ये सब भूल गई और बड़े शब्दों में बिहार को क्राइम कैपिटल बना दिया। यही बदलाव हम चाहते हैं कि जो आप पहले थे, आपने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है। आपकी सोच ने, आपकी थिंकिंग ने। नालंदा में आपकी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे। और आज बिहार से हर प्रदेश में, पूरी दुनिया में आपके लोग जाते हैं, क्योंकि यहां पे रोजगार नहीं। मुझे भी सत्य में इंटरेस्ट है। ये जो जाति जनगणना का कि जो सोच है, ये मुझे काफी टाइम लगा इस बात को गहराई से समझने के लिए। मैं राजनीति में 2004 में आया और आस्ते आस्ते एक प्रकार से मेरे परदादा ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी थी ना, तो मेरी भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया हुई। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आस्ते आस्ते मुझे दिखने लगा कि जिसको हम इंडिया कहते हैं उसमें 90% लोगों की भागीदारी तो है ही नहीं, कहीं नहीं है। कोई भी सेक्टर देख लो आप, यहां पे अति पिछड़ा वर्ग की बात हो रही है,
दलितों की बात हो रही है, पिछड़ों की बात हो रही है। अब 90% जो हमारी आबादी है, आप मुझे बताओ, कौन से सेक्टर में आप लोग हो? आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हो? 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ होता है। धड़ाधड़ 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 इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। बजट में कानून बनाकर, एक कानून बदल के उनको, उनके बिजनेस को हजारों करोड़ मिलते हैं। मुझे आप 500 में से एक दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा, आदिवासी सीईओ का नाम बता दो। एक भी नहीं है। सीईओ छोड़िए, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, वहां मुझे दिखा दीजिए। वहां नहीं मिलेगा आपको। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, अब प्राइवेट अस्पताल है। पहले सरकार आपका इलाज करवाती थी, अब आपको इलाज करवाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों को सरकार जमीन देती है। किसकी जमीन देती है? आपकी जमीन देती है। प्राइवेट अस्पतालों के मालिकों की लिस्ट निकालो, डॉक्टरों की लिस्ट निकालो, और मुझे आदिवासी नाम, अति पिछड़ा नाम, दलित नाम, पिछड़ा नाम दिखा दो वहां पे। ठीक है, आप कहोगे नहीं, हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में जगह नहीं चाहिए, हमें प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं चाहिए। तो फिर मैं पूछूंगा, शिक्षा के सिस्टम में बता दो। सारे के सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज प्राइवेटाइज, जमीन आपकी। प्राइवेट कॉलेजेस के मालिक की लिस्ट निकालो, दिखाओ मुझे कहां है 90%। यही बात जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी की आप जानते हो, रिजर्वेशन है, मगर ब्यूरोक्रेसी में आपके जो लोग हैं वो पीछे बैठे रहते हैं बंद कमरों में। जहां पैसे डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, बजट की बात आती है, पिछले साल मैंने बताया था, बजट 11 अफसरों ने बनाया, फोटो थी, 90% का उसमें कोई नहीं। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज को देख लीजिए, नब्बे में से 3 सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के। 90 में से 3। आपकी आबादी कम से कम 55%, 90 में से 3, और वो भी 3 छोटे छोटे विभागों में। जहां धन जाता है, फाइनेंस, डिफेंस, उधर कोई नहीं। और वही हालत आदिवासियों की, दलितों की। मजदूरों की लिस्ट निकालो, मनरेगा की लिस्ट निकालो, ऊपर ड्राइवर्स की लिस्ट निकालो, वहां पे सिर्फ आपको ओबीसी, दलित, अति पिछड़ा, ये लोग मिलेंगे। अब 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, ठीक है। अगर 2 हिंदुस्तान में 50% आपका कंट्रोल होता और 50% किसी और का, तो ठीक है।
मगर आपकी आबादी 90% है और आपका कंट्रोल 5% भी नहीं है। और जब मैं कहता हूं कि हमें पता लगाना है, मैंने कोई पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन आज तक नहीं दी है। मैंने आज तक यह नहीं कहा है कि भाई जाति जनगणना के बाद हम क्या एक्शन लेंगे, मैंने आज तक नहीं बोला है। मैं सिर्फ यह बोल रहा हूं कि पता लगाना है कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है, बस पता लगाना है। आपको चोट लगती है, आपको कभी चोट लगी है, हड्डी टूटी आपकी, किसकी यहां पे हड्डी टूटी है? जब आपकी हड्डी टूटी, को पैर टूटा था, हाथ टूटा था, पैर टूटा था, पहली चीज आप डॉक्टर के पास गए, आपने क्या बोला? डॉक्टर ने आपको क्या बोला? एक्सरे कराना है। अगर आप कहते कि भैया मैं नहीं कराऊंगा, तो डॉक्टर आपके बारे में क्या बोलता? और अगर आपको कहता, आप चाहते भैया डॉक्टर मुझे एक्सरे कराना है, और डॉक्टर कहता मैं नहीं कराऊंगा, आप क्या बोलते? करवाना भाई, कैसे नहीं कराओगे, मेरा तो हाथ टूटा है, पैर टूटा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे दिख रहा है, मुझे सच्चाई दिख रही है कि हिंदुस्तान में 90% को जबरदस्त दर्द हो रहा है, और ये 90% कहीं नहीं दिख रहा मुझे। चाहे बलात्कार हो, गरीबी हो, दुख हो, दुख के आप सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। नब्बे % दुख आपका है, आप दुख के शेयर होल्डर हो, बाकी कहीं भागीदारी नहीं आपकी। तो ये तो मुझे सच्चाई दिख रही है, और जैसे मैंने आपसे कहा मैं सच्चाई देखता हूं, मुझे सच्चाई में इंटरेस्ट है। तो मेरे माइंड में आइडिया आया कि भैया देखो पता लगाते हैं ये है क्या, देश का एक्सरे करते हैं। मोदी जी हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं, हर भाषण में। जाति जनगणना के बाद कहते हैं हिंदुस्तान में तो जाति नहीं है। अरे हिंदुस्तान में जात नहीं है तो आप कैसे ओबीसी हो गए? तो मेरा लक्ष्य है और आप सबका लक्ष्य है जाति जनगणना। और मैंने लोकसभा में मोदी जी के सामने आंख में आंख मिलाकर कहा कि मोदी जी जाति जनगणना होगा। आप जानते हो उनको सरेंडर करने की आदत है। आप देखो, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, मैं गहरी बात बोल रहा हूं, इनकी हिस्ट्री है। ये 2 मिनट में चिट्ठी लिखना शुरू कर देते हैं। आजकल मॉडर्न जमाना है, ठीक है भैया चिट्ठी नहीं लिखेंगे, आजकल व्हाट्सएप मार देंगे। ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये जो ट्रंप है ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो सच्चाई है। और मुझे मालूम था कि जिस दिन हमने थोड़ा सा दबाव डाल दिया उस दिन एकदम सरेंडर कर जाएंगे। मगर आप गलतफहमी में मत रहिए। ये जाति जनगणना जो करा रहे ना,
ये असली जाति जनगणना नहीं कराएंगे, कभी नहीं कराएंगे। क्योंकि जिस दिन इन्होंने जाति जनगणना, असली जाति जनगणना कर लिया, उस दिन इनकी राजनीति समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये नहीं कर सकते हैं। जाति जनगणना के दो तरीके हैं, एक बीजेपी का मॉडल, एक तेलंगाना का मॉडल। इसमें मैं आपको फर्क समझाना चाहता हूं। बीजेपी के मॉडल में बंद कमरे में अफसरों ने सवाल डिसाइड किए हैं। उन अफसरों में 90% का कोई नहीं था। बात समझिए, जाति जनगणना में सबसे जरूरी बात कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं। तेलंगाना में हमने तेलंगाना की जनता से खुला सवाल पूछा, पब्लिकली पूछा। दलित एसोसिएशन, उनके नेता, उनके पत्रकार, अति पिछड़ा एसोसिएशन, उनके लीडर, पिछड़ा वर्ग के एसोसिएशन, माइनॉरिटी एसोसिएशन, उनके लीडर, उनकी पब्लिक, आदिवासी, जनरल कास्ट, सबसे पूछा कि भैया देखिए, हम जाति जनगणना करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं, आप कौन से सवाल पूछवाना चाहते हो। दलितों से हमने पूछा, उन्होंने कहा देखिए, हम सवाल चाहते हैं कि आपने कभी अनटचेबिलिटी एक्सपीरियंस की है, हम ये पूछवाना चाहते हैं। पिछड़ों ने अलग सवाल दिए, अति पिछड़ों ने अलग सवाल दिए, दलितों ने अलग दिए, आदिवासियों ने अलग दिए। 3 लाख लोगों ने ऐसी मीटिंग में, खुली मीटिंग्स में जाति जनगणना के सवाल डिजाइन किए। उसके बाद सरकार तेलंगाना के हर घर में गई, हर व्यक्ति के पास गई। अगर वो व्यक्ति घर में नहीं था तो वापस गई, एक बार नहीं अनेक बार गई और डेटा कलेक्ट किया। बीजेपी का मॉडल ये नहीं है। बीजेपी का मॉडल है, हम सवाल डिसाइड करेंगे और अगर आप जवाब देना चाहते हो दो, नहीं तो नहीं, और हम डिसाइड करेंगे। यह बिल्कुल फर्क मॉडल है। तेलंगाना मॉडल में क्या निकला, मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं, आप हिल जाओगे। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स देखे हमने। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट तेलंगाना में, मैं बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं, तेलंगाना में दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलते ही नहीं है। 4-5% को सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। आप मुझे बताओ, अगर पिछड़ा वर्ग को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, अति पिछड़ा को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, राजनीति कैसे करोगे? हमने उबर ड्राइवर्स की लिस्ट निकाली है जो डिलीवरी करते हैं। क्या करते हो? उबर ड्राइवर हूं। क्या करते हो? डिलीवरी करता हूं। क्या करते हो? पिज्जा डिलीवर करता हूं। उसमें सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी।
तो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ हो जाता है। जिस दिन देश में सही जाति जनगणना हुआ, उस दिन एक्सरे छोड़ो एमआरआई जैसा हो जाएगा। आपको पता लग जाएगा भैया यहां क्या है, वहां क्या है, क्या हो रहा है। और ये मैं आपको बोल रहा हूं, या तो बीजेपी सही जाति जनगणना करेगी, मुझे नहीं लगता करेगी। वो 27 में कह रहे करेंगे, मुझे नहीं लगता। मगर मैं आपको वायदा कर रहा हूं, बीजेपी करे ना करे, मैं तो पार्लियामेंट हाउस में, राज्यसभा में, लोकसभा में वो करवा के दिखाऊंगा। क्योंकि मैं आपको सच्चाई दिखाना चाहता हूं, मैं आपको आपकी सच्चाई दिखाना चाहता हूं कि आपके साथ, आपके खिलाफ इस देश में किस प्रकार से काम किया जा रहा है। आपके बच्चों के भविष्य के खिलाफ किस प्रकार काम किया जा रहा है। मैं आपको ये क्लैरिटी से दिखाना चाहता हूं। ये देखो, ये है आपकी सच्चाई। और ये मेरे लिए राजनीतिक लक्ष्य नहीं है भैया, ये मैं राजनीति के लिए नहीं कर रहा हूं, ये मैं अपने देश के लिए कर रहा हूं, सच्चाई के लिए कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जिसको इसको जो या इस पर आक्रमण कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये देश सब लोगों का है, ये देश हर जात का है, हर धर्म का है, महिलाओं का है, पुरुषों का है, विकलांगों का है, सबका है। और जाति जनगणना इस कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्यारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करने का तरीका है। और मैं जानता हूं जो मैं कह रहा हूं, इस बात को आप गहराई से समझ रहे हो, क्योंकि आपके लाइफ में आपको दिखता होगा। अभी मैं आया, छोटी सी बच्ची मुझे कहती है मैं डॉक्टर बनूंगी। मैं जानता हूं कि यह देश उस बच्ची से झूठ बोल रहा है। मैं जानता हूं क्योंकि वो अति पिछड़े वर्ग की है, वो डॉक्टर नहीं बनेगी, क्योंकि आप लोगों के लिए रास्ते बंद हैं। और मैं वैसा देश नहीं चाहता हूं जो अपने बच्चों को झूठ बोले। डॉक्टर बनोगे, लॉयर बनोगे, कंपनी चलाओगे, आईएएस अफसर बनोगे, और फिर लिस्ट निकालो, कुछ नहीं, 90% उस लिस्ट में है ही नहीं। उसमें गरीब जनरल कास्ट के भी लोग हैं, वो भी परे किए गए हैं। 95% लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया। अदानी, अंबानी, ये नाम आप जानते हो। पोर्ट, एयरपोर्ट, डिफेंस, जो भी इनको चाहिए, जितनी भी जमीन चाहिए, धारावी लेने की कोशिश कर रहा है। आप धारावी गए कभी? धारावी कोई गया यहां पे? धारावी इनोवेशन का सेंटर है हिंदुस्तान में। पूरी की पूरी जमीन ले जा रहा है, लाखों करोड़ रुपए की जमीन, ऐसे ही दोस्ती है बस नरेंद्र मोदी के साथ। लाखों लोगों को बर्बाद कर रहा है। उनका रोजगार वहां है, उनका पूरा बिजनेस वहां है, वहां से उठा के ऐसे फेंक रहा है जैसे उनका कोई मतलब ही नहीं। अपने आप को महाराजा सोचता है। हां,
तो ये लड़ाई हो रही है। दूसरी बात, और उतनी ही जरूरी बात, ये आइडिया कहां से आया कि हिंदुस्तान में सिर्फ 50% रिजर्वेशन हो सकता है? आपकी आबादी 90% और 50% की दीवार बना दी कि भैया 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, और मैं आपको बता रहा हूं, जाति जनगणना हमने तेलंगाना में की, अगले दिन चीफ मिनिस्टर ने उसको दीवार को तोड़ दिया। चॉइस ही नहीं थी भाई, आप ताली बजा रहे हो, चॉइस नहीं थी। जब उसने देखा कि जाति जनगणना में क्या लिखा है, जब उसने डेटा देखा, उसको पता लग गया कि भैया ये तो बिल्कुल गलत है, इसको तोड़ो। एक दिन नहीं लगा। तो मैंने दो बातें कही थी वहां पे, दोनों को कराऊंगा मैं। तेलंगाना में हो गया, कर्नाटक में हो गया, जहां भी हमारी सरकार बनेगी वो 50% को वहीं तोड़ देंगे। और जाति जनगणना में और इस दीवार में लिंक है। जाति जनगणना के साथ अगर हमने बाकी जो डेटा हिंदुस्तान की सरकार के हाथ में है वो जोड़ दिया, तो विकास का एक बिल्कुल नया तरीका बनेगा। जिस चीज को, जिस प्रकार से हम विकास के बारे में सोचते हैं, वही बदल जाएगा पूरा। मतलब पैराडाइम ही चेंज हो जाएगा। और ये बिहार से शुरुआत होगी। आप ही करते हो ये काम, आप लोग ही करते हो, हजारों सालों से करते आ रहे हो, और ये काम आप ही करोगे। सही बात है ना? ये आपके अंदर है, डीएनए में है। आपके बिना ये नहीं बन सकता, आपकी सोच के बिना ये नहीं बन सकता हिंदुस्तान में। ये कहते हैं कि ये 1947 में किताब लिखी गई है। नहीं, ये हजारों साल पुरानी किताब है। ये इस किताब में हजारों साल पुरानी सोच है। अभी आपने बुद्ध भगवान की मुझे फोटो दी और मूर्ति दी, क्या उनकी सोच इसमें नहीं है? ये पूरी किताब उनकी सोच के बारे में है। उन्होंने 3000 साल पहले बात बोली थी। अंबेडकर जी, गांधी जी, नारायण गुरु, पेरियार, बसवना, इन सबकी सोच इस किताब में है। और इसी सोच के लिए, इसी किताब के लिए हम लड़ रहे हैं। हजारों साल से आरएसएस की सोच इस सोच को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये पुरानी लड़ाई है। ये मत सोचिए कि ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है। ये हजारों साल पुरानी लड़ाई चल रही है। हजारों साल पुरानी लड़ाई है ये बस उसका मॉडर्न रूप है। और आप जानते हो कि इस देश में कौन उस लड़ाई को जीतता है। हिस्ट्री देख लीजिए आप। बुद्ध भगवान का नाम लेते हैं, नारायण गुरु का नाम लेते हैं, गांधी जी, अंबेडकर जी, ये सब इसी विचार के लोग हैं। दूसरे साइड के नाम बता दो। तो देखिए शांत हो गए, बिल्कुल कोई ही नहीं। देखिए एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ सावरकर है। एक तरफ महात्मा गांधी है, दूसरी तरफ गोडसे है। गांधी जी ने पूरी लाइफ, जिंदगी सत्य और अहिंसा में दे दी।
ऐसी स्पीच अगर कोई व्यक्ति 1000 साल बाद दे, वो भी गांधी जी का नाम याद रखेगा। किसी को नहीं मालूम होगा ये सावरकर कौन था। हाँ। और वही फैशन तो वही है ना, ट्रंप साहब ने 11 बार ट्वीट किया, यहां पे सरेंडर हो गया। तो सोच तो वही है, डरना नहीं इनसे।